प्रकार से एकल व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय के अपने गुण दोष या लाभ होते थे या दोष होते थे, उसी प्रकार से क्योंकि एकल व्यवसाय और साझेदारी की जो कमियां थी, जैसे मैंने बताया था आपको कि सीमित पूंजी या प्रबंधकीय जो क्षमता थी, प्रबंधकीय क्षमता की कमी या व्यवसाय में असीमित दायित्व, इनकी वजह से हमें कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि उनकी कमियों को दूर करने के लिए संगठन बनाया। तो इस संगठन के भी हम मूल्यांकन करेंगे कि इस संगठन की अपनी क्या लाभ हैं और क्या दोष हैं, क्या गुण या दोष हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी संगठन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले है लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था जब विशेषताएं करवाई थी कि कंपनी की मुख्य विशेषता है कि और यही इसका गुण बनता है कि इसमें दायित्व होता है स्वामियों के अंशधारियों का, वो सीमित होता है। सीमित का मतलब है जितना पूंजी लगाने के लिए उन्होंने अंश खरीदे हैं उतने तक ही उन्होंने पैसे देने हैं। अगर जितना पैसा दे दिया है, जो पैसा नहीं दिया है अनपेड है, उतना ही पैसा देंगे और उससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, चाहे लायबिलिटी कंपनी की कितनी भी हो। तो लिमिटेड लायबिलिटी इसका मेन लाभ है। दूसरा है शेयर ट्रांसफरेबिलिटी फैसिलिटी। शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी मतलब का मैंने बताया था कि जैसे साझेदारी में आप अपना हित दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते जब तक कि आप दूसरे साझेदार उसमें सहमत नहीं होंगे। लेकिन कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा गुण ये है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने जो उनका हिस्सा है, अपना जो शेयर है, जितना उन्होंने पैसा लगाया है, उन शेयरों को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच के अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात शेयरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी भी इसका मुख्य गुण है, अर्थात अपना हित वो किसी दूसरे को बेच सकते हैं। तीसरा है कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी इस तरह का व्यवसाय मैंने जैसे कि आपको बताया था परपेचुअल सक्सेशन के जो स्वामी होते हैं उनके आने और जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी शेयर होल्डर्स की या अंशधारी की डेथ हो जाती है, पागलपन हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है, तो इस प्रकार से उसके कंपनी को छोड़ के चले जाने से कंपनी चलती रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, उसमें उस व्यवसाय बंद नहीं होता है। आगे स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक लार्ज स्केल में व्यवसाय किया जाता है और लार्ज स्केल जब बिजनेस किया जाता है तो उसमें कई प्रकार की इकोनॉमीज भी रहती हैं और इस प्रकार से जो वस्तुएं होती हैं वो सस्ती पड़ती हैं और व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ आते हैं, अधिक सेल होती है, तो जिसकी वजह से व्यवसाय में पूंजी और रिजर्व के रूप में पैसा इकट्ठा होता है और उस तरह से उस व्यवसाय की एक्सपेंशन अर्थात उसको इसका विस्तार किया जा सकता है या व्यवसाय को ग्रो करने के लिए वो अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से इस तरह के व्यवसाय में जो है उसको बढ़ाने की या उसको ग्रो करने की संभावना रहती है। आगे है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैंने बताया था देयर इज सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, अर्थात व्यवसाय के जो स्वामी होते हैं वो पूंजी बेशक लगाते हैं लेकिन डायरेक्ट रूप से वो व्यवसाय में हिस्सा, व्यवसाय के संचालन में हिस्सा नहीं लेते हैं। उनके द्वारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है और वो आगे चलकर उस व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति करते हैं और जो प्रबंधक होते हैं वो उनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, नो हाउ होता है और वो जानते हैं किस तरह से उस व्यवसाय को चलाना है। वैतनिक प्रबंधक होते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं व्यवसाय में वो व्यवसाय में अच्छी तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, अर्थात एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है। उस व्यवसाय का जो संचालन होता है वो कुशल प्रबंधकों के हाथ में होता है। तो ये इसकी मेरिट्स थी। इसी तरह से जो कंपनी व्यवसाय है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ दोष भी हैं। वो है सबसे पहले डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, मैंने बताया था कंपनी का जो निर्माण होता है वो कंपनी एक्ट के अनुसार ही होता है। कंपनी जब भी बनाई जाती है कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाई जाती है और जब भी कंपनी का निर्माण किए जाएंगे, इस नेक्स्ट चैप्टर हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो आप देखेंगे देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है या प्रोस्पेक्टस है, इनको बनाना पड़ता है और उनको बनाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने पड़ती हैं। तो कोई भी व्यवसाय जब कंपनी के रूप में किया जाता है तो उसको स्थापित करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो कुछ लोग तो उसी वजह से कंपनी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो पहला है फॉर डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, निर्माण में कठिनाई। नंबर 2 लैक ऑफ सीक्रेसी। जैसे कि एकल व्यवसाय और साझेदारी में आपने देखा कि वो गुण माना जाता था कि उसमें गोपनीयता रहती थी, लेकिन कंपनी पब्लिक कंपनी का मतलब सार्वजनिक कंपनी, जो उनके अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको सार्वजनिक करना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास उनको फाइल करवाना पड़ता है, उनका ऑडिट करवाना पड़ता है, तो कोई भी बात छुपी नहीं रहती है अंशधारियों से या दूसरे लोगों से। तो इस तरह से इसमें किसी प्रकार की कोई गोपनीयता नहीं रहती इस तरह के व्यवसाय में। तीसरा है लैक ऑफ मोटिवेशन। मैंने बताया कि जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं और व्यवसाय का संचालन करने वाले हैं, ये प्रबंधक होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रूप से जो पैसा लगाता है अगर प्रॉफिट
उसकी मेहनत से प्रॉफिट आता है तो उसको मोटिवेशन मिलते हैं कि हाँ मैं ज़्यादा काम करूँगा तो अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रबंधक जो पैसा लगाने वाले होते हैं उनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है कंपनी में। प्रबंधक अपने तरीके से काम करते हैं, इसलिए प्रबंधक उतने इंटरेस्ट लेके उसमें काम नहीं करते हैं, क्योंकि वैतनिक लोग होते हैं, ठीक है, वेतनभोगी लोग होते हैं, इसलिए मोटिवेशन की कमी रहती है। इस तरह के व्यवसाय में जो मोटिवेशन है वो डायरेक्ट रूप से नहीं मिलती है। आगे एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया कंपनी की फॉर्मेशन हो, कंपनी में कोई भी अल्ट्रेशन करनी है, ठीक है, तो कई प्रकार की जो सरकारी नियंत्रण है या सरकारी परमिशन उसमें लेने पड़ती है, ठीक है। तो अत्यधिक गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, कई प्रकार के जो वैधानिक नियम है उनका पालन करना पड़ता है, और कई प्रकार की सूचनाएं जो है वो सरकार के पास भेजनी पड़ती हैं, अंकेक्षण करवाना पड़ता है, वार्षिक रिपोर्ट जमा करवानी होती है रजिस्ट्रार के पास। तो इस तरह से डायरेक्ट वे पर गवर्नमेंट का कई प्रकार की परमिशन लेने पड़ती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल माना जाता है। मतलब इस तरह से गवर्नमेंट की कई लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तो लोचशीलता नहीं रहती है उतनी, ठीक है। आगे डिले इन डिसीजंस, कोई भी निर्णय लिया जाएगा, वार्षिक सभाएं होती हैं, उसमें हाउस में उस रेजुलेशन को रखा जाता है, कोई प्रस्ताव पारित किया, कोई डिसीजन लेना हो, तब जाकर अगर उसमें मत विभाजन होता है, अगर उसके फेवर में उस प्रस्ताव के फेवर में अगर डिसीजन आता है तभी उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कोई भी अगर क्विक डिसीजन लेना है, उसका लाभ उठाना है तो नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, इसलिए डिले इन डिसीजन, कई बार निर्णय लेने में उनमें देरी हो जाती है, ठीक है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, अल्पतंत्रीय प्रबंध का मतलब क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि व्यवसाय में पैसा लगाने वाले और होते हैं, व्यवसाय का संचालन करने वाले और होते हैं। हालांकि कंपनी एक प्रजातांत्रिक प्रणाली मानी जाती है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट वे पर देखा जाए तो जिन लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया होता है, नेचुरली है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनमें ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है, उनके द्वारा चुने हुए लोग उसमें काम करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे पर उन्हीं कुछ एक लोगों का जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उनका इनडायरेक्ट वे पर उस कंपनी के डिसीजन में या मैनेजमेंट में ज़्यादा प्रभाव रहता है। और जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि व्यवसाय में क्या क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से एक अल्पतंत्रीय प्रबंध भी माना जाता है इसको, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाने वाले होते हैं, एक तो हो गए शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, ओनर्स कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं जो कंपनी में एक तरह से लोन के उधार के रूप में कंपनी के ऋण पत्र खरीदते हैं, एक तरह से ऋण देते हैं। तो जो ऋण पत्रधारी हैं, जो प्रॉफिट होता है वो सब में बंटता है, जो अंशधारी होते हैं उनको लाभ के रूप में लाभांश मिलता है, और अंशधारियों जो ऋण पत्रधारी हैं उनको ब्याज मिलता है। तो उनके बीच में एक वर्ग जो इन्वेस्टर हो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड, शेयर होल्डर हो चाहते हैं डिविडेंड के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें मिले, और जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं या हम कहते हैं ऋण पत्रधारी होते हैं, वो चाहते हैं कि कम डिविडेंड देकर पैसा रिटेन किया जाए व्यवसाय में, और उससे हमारी जो पूंजी है सुरक्षित भी होगी और हमें अच्छे इंटरेस्ट के रूप में अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो इस तरह से उनके बीच में एक वर्ग संघर्ष चलता रहता है। तो दीज वर सम लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। तो पहले हमने जब इसके मूल्यांकन में इसके गुण और दोष पढ़े, अब इसके बाद में आपको कंपनियों के प्रकार करवाऊंगा।